चलिए नमस्कार आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईसीटी की। तो ईसीटी को शुरू करने से पहले मैं आपको जनरल सी आपको ईसीटी के बारे में जानकारी देता हूँ कि ईसीटी क्या होती है। ईसीटी से क्या होता है? ईसीटी इलेक्ट्रिकल कन्वल्जन थेरेपी। अब होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें कि ईसीटी के अंदर क्या होता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो मैं आपको समझे एक हिस्ट्री बताता हूँ पहले। वो हिस्ट्री को आप अगर चाहो तो अपनी भाषा में लिख भी सकते हो, और अगर याद करना ऐसे याद रहेगा आपको तो ठीक है। तो ईसीटी में क्या हुआ था सबसे पहले कि एक डिजीज़ थी सिजोफरेनिया। और सिजोफरेनिया को ट्रीट करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग देते थे। क्या देते थे भाई? एंटीसाइकोटिक ड्रग देते थे। अब क्या हुआ था कि उस एंटीसाइकोटिक ड्रग का एक परीक्षण किया गया, जिसमें पता चला एग्जामिन में कि भी 100 लोगों को जब एंटीसाइकोटिक देते हैं, सिजोफरेनिया के 100 पेशेंट है, 100 को एंटीसाइकोटिक देते हैं, तो उनमें से 50 लोग तो सही होते हैं, 50 लोग सही नहीं होते। ध्यान रखना, एंटीसाइकोटिक हमेशा 6 महीने में अपना असर बताती है, ठीक है। तो अब ऐसा पाया गया कि भाई 100 लोगों में से 50 तो सही हो रहे, 50 नहीं हो रहे। तो नहीं होने का क्या कारण है? जब उन पर फर्दर स्टडी की गई तो पता चला कि 50 लोग जो सही हो रहे हैं उन्हें एक और डिजीज है जिनका नाम है सीजर। सीजर कोई डिजीज नहीं है, मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ। सीजर एक प्रोटेक्टिव साइन है। सीजर क्या होते हैं? सीजर आर द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल फायरिंग विद इन द ब्रेन, वेंट्रिकल एंड ब्रेन न्यूरॉन, ठीक है। सही बात है कि आप जैसे सोडियम पोटेशियम के उछल कूद की वजह से सीजर आते हैं, जिन्हें आप एपिलेप्सी कहते हो, कन्वुल्जन कहते हो, ओरा, सब हम आपको समझाएंगे एक बार, ठीक है। तो पहले आप ये चीज़ समझिए कि जो क्या हुआ, जिन लोगों को 50 को सीजर आते थे वो तो उन एंटीसाइकोटिक से सही हो गए, और जिनको सीजर नहीं आते थे वो सही नहीं हुए। तो साइकेट्रिक को पता चला कि ये एंटीसाइकोटिक सिजोफरेनिया में जब काम करेगी जब इनको सीजर आएंगे। तो अब क्या करें, तो उन्हें को क्या देने लगे। तो बात करते एक मेडमा नाम के साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट मतलब साइकेट्रिक थे। उन्होंने अपनी एक थेरेपी दी, जिन्होंने उनमें इंजेक्शन कैम्फोर कैम्फोर लगाया उन पेशेंट को, जिनकी वजह से उनमें सीजर तो आए, पर वह सीजर क्या थे? लो ग्रेड सीजर थे। आई थिंक ये 1934 की बात होगी, ठीक है। थेरेपी का नाम होगा मेडमा थेरेपी। मेडमा थेरेपी किसने दी? मेडमा ने दी सर। उसमें इंजेक्शन कैम्फोर लगाया गया था ताकि पेशेंट में क्या आए? सीजर आए। सीजर आने के बाद जो एंटीसाइकोटिक वो सही उन पर असर करे और सिजोफ्रेनिया डिजीज को क्या हो सके? ट्रीट हो सके। पर जो सीजर आए वो थोड़े लो ग्रेड सीजर थे, ज़्यादा मज़े वाले सीजर नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि सब 1938 में, 4 साल बाद में 1938 में बिन्नी और सरलिटी आए, ठीक है। सब चीज़ मेरे अंदर नोट्स में लिखी हुई है, ये आप जनरल इंट्रोडक्शन में इसलिए आपको बोल के समझा रहा हूँ, इसलिए आप सुन के एक बार लिख सकते हैं। बाकी यहाँ मेरे टाइप से शुरू होकर रखा, टाइप से अपना पूरा है यहाँ पे सिटी। तो फिर क्या हुआ कि बिन्नी और सरलिटी आए, दो वैज्ञानिक, मतलब साइकेट्रिक थे यार, 1938 के अंदर आए थे। उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिकल शॉक दिया, और उन इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से सीजर प्रोड्यूस हुए। मेन आप समझ गए सीजर क्यों जरूरी थे? ताकि जो है एंटीसाइकोटिक उन पर असर कर सके। तो ये भाई थी हिस्ट्री। मुझे नहीं पता कि आपको ये हिस्ट्री पता थी या नहीं थी। नहीं थी तो आज आपने सीख ली। और एक चीज़ ये लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडमा थेरेपी पूछे तो भी आप बता सकते हो उसमें, और सीजर भी बता सकते हो। अब देखो ईसीटी का यूज़। तो अगर मैं बात करूँ टाइप की, मोड की, किस प्रकार से यूज़ करना है, तो एक तरीके से होते हैं। मोड की बात करें तो होते हैं 2 टाइप की। हालांकि ईसीटी का कोई टाइप नहीं है, पर अगर मोड की बात करें किस वे में यूज़ करना है, तो 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ईसीटी गिवन इलेक्ट्रिकल शॉक विदाउट सेडेशन एंड मसल रिलैक्सेंट। डायरेक्ट मतलब आप जब किसी को करंट के झटके दे रहे हो तो उसमें आप मसल रिलैक्सेंट का यूज़ नहीं करो। मान के चलो 10 नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, और कुछ कुछ ट्रिक्स के आप याद कर सकते हो कुछ कुछ तरीका होता है समझाने को, उससे आप याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं अगर बात करूँ, यार मेरे पास वो भी स्कीम है ना यार। अब आप यहाँ से समझो, ये कोई पेशेंट आया, इसको आपने ईसीटी दी, तो अब एक झटका यहाँ पे, एक झटका यहाँ पे, अगर आपने बिना किसी मसल रिलैक्सेंट के इसको दे दिया तो क्या हो सकता है? फ्रैक्चर हो सकता है। तो फ्रैक्चर कौन सा होगा? मोस्टली कौन सा फ्रैक्चर होता है बताओ? रिब्स फ्रैक्चर, या फिर मैं आपको कह सकता हूँ जो फ्रैक्चर।
जो फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एसिटी मतलब क्या होता है, जिसमें आप क्या नहीं करते हो, मसल रिलैक्सेंट का यूज़ नहीं करते हो, जो क्या होती है पेनफुल होती है और उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। सेकेंड आती है इनडायरेक्ट एसिटी, जो किसने दी थी, होलमबर्ग ने दी थी। इसमें आप क्या देते हो, सेडेशन देते हो, ताकि मसल क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। और बेहोश करने के लिए आप जो सेडेशन देते हो वो है सक्सिनाइल कोलिन और मिथोहेक्सीट्रिल। ये नहीं है मिथोहेक्सीट्रिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ईसीटी की, ये आप समझ में आ गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कोई मसल रिलैक्सेंट नहीं दे रहा है, इनडायरेक्ट में आपको मसल रिलैक्सेंट देना है। मसल रिलैक्सेंट में क्या दोगे भाई, सक्सिनाइल कोलिन दोगे और मिथोहेक्सीट्रिल दोगे। ठीक है भाई, किसने दी साहब, होलमबर्ग ने दी। बात करते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ या प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट की बात करें तो ईसीटी आपकी दो टाइप से दी जाती है। ये मेरी चित्रकला है, आप थोड़ी चित्रकला मेरी कमज़ोर है तो आप थोड़ी एडजस्ट करें। ये एक आदमी है और इसमें दो प्रकार की होती है, बाइलेटरल और यूनिलेटरल। बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ, यहाँ पे बाइलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक साइड में। समझ में आ गया आपको बात। बाइलेटरल में आपको मोस्ट कॉमन साइड कौन सी, देखो, बाई फ्रंटो टेम्पोरल रीजन। बाई मतलब दोनों, फ्रंटो मतलब फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन कहाँ होती है, हेड में। टेम्पोरल बोन कहाँ होती है, जहाँ पर आप वो नहीं लगाते क्या हेडफोन, तो जहाँ हेडफोन लगाते हो आप दोनों कानों में, उस रीजन को कहते हैं बाई फ्रंटो टेम्पोरल रीजन। कान वाले रीजन को कह रहे हैं टेम्पोरल। ठीक है, फ्रंटल और टेम्पोरल दोनों के अंदर बाई फ्रंटो टेम्पोरल रीजन पे। और कोई आपसे ज़्यादा ही करे भाई, नहीं मेरे को तो फिक्स लोकेशन बता, तो फिक्स लोकेशन देख लो, 2.5 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द मिड लाइन दैट जॉइनिंग द इनर कैंथस ऑफ आई टू ट्रेक्सस ऑफ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपनी यूनिलेटरल एसिटी। इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द नॉन डोमिनेंट साइड। इलेक्ट्रोड को कहाँ प्लेस करना है, नॉन डोमिनेंट साइड पे प्लेस करना है, और मोस्ट कॉमन साइड रहेगी फ्रंटो टेम्पोरल रीजन। इसे कहते हैं डी इलिया पोजिशन। क्या कहते हैं, डी इलिया पोजिशन। इलेक्ट्रोड कहाँ प्लेस करना है, नॉन डोमिनेंट साइड पे, मतलब जो हिस्सा आप काम में नहीं लेते हो। अरे भाई अगर कोई राइट हैंड वाला है तो उसका सॉरी, जो राइट हैंड से लिखता है उसका नॉन डोमिनेंट साइड कौन सा होगा, राइट हैंड वाले का नॉन डोमिनेंट साइड राइट हैंड ही होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है अपना ब्रेन राइट कंट्रोल लेफ्ट और लेफ्ट कंट्रोल राइट, पता है कि नहीं। अरे मिडिल ओब्लिगेटा में डिक्यूसेशन होता है सेरिब्रम से, पता आपको। इसलिए राइट वाले तो लेफ्ट हॉर्न्स ऑफ स्पाइन, जिसमें क्या होता है राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाले राइट को। तो राइट हैंडेड पर्सन का नॉन डोमिनेंट साइड भी कौन सा होगा, कौन सा होगा, राइट हैंड ही होगा। ठीक है, और ब्रेन की बात करें तो राइट हैंड वाला जो है उस व्यक्ति का नॉन डोमिनेंट साइड ही कौन सा होता है, राइट है, राइट जो पार्ट होता है ब्रेन का, राइट हेमिस्फीयर वो होता है। बात समझ में नहीं आता कि वो राइट हैंड नहीं समझ में आया छोड़ दो, डेकोरेशन नहीं समझ में आया छोड़ो, अपनी बात इलेक्ट्रोड की। बाइलेटरल मतलब से आप दोनों तरफ इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे, जैसे हम हेडफोन में करते हैं। साइड पूछे आपको, बाई फ्रंटो टेम्पोरल रीजन साइड है। ऐसा बोले तो आप बोल सकते हो 2.5 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द मिड लाइन दैट जॉइनिंग द आउटर कैंथस ऑफ आई टू ईयर टू एग्जिट ऑफ ईयर। ठीक है भाई, नेक्स्ट। सो यूनिलेटरल एसिटी को क्या बोलते हैं, डी इलिया पोजिशन कहते हैं। मोस्ट इफेक्टिव एसिटी बताओ, मोस्ट इफेक्टिव एसिटी कौन सी है, बाइलेटरल। क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि भाई साहब दोनों तरफ ब्रेन के लग रहा है, दोनों तरफ झटके लग रहे हैं, जहाँ कहीं भी न्यूरॉन ब्लॉक है वहाँ पे खुल जाएगा। हाई साइड इफेक्ट भी किसके, बाइलेटरल है। अगर मान लो ईसीटी फेल हुई तो भाई बचीड़ दोनों तरफ उठेगा ना, है, दोनों कानों में दोनों साइड ब्रेन के बचीड़ उठ जाएगा, कुछ याद होगा वो भी भूल जाएगा। आपको पता होगा कि आप जब ब्रेन की स्टडी करते हो तो ब्रेन की स्टडी के अंदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, एरियाज ऑफ ब्रेन, ठीक है, ज़्यादा जानकारी की लेने के लिए आप इन चीज़ों को, और अभी से अगर कुछ आप कोचिंग वगैरह करना चाहते हो तो बहुत सारे पूछते हैं ना, कोचिंग कौन सी करें। तो जो आप ये नोट्स देख रहे हो, ये नोट्स हमारे खुद के फेवरेट एक सर है जिनका यूट्यूब खुद का चैनल है शिवांगी नर्सिंग अकेडमी नाम से। ठीक है, उन्होंने सेंड किया हुआ है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप उनसे संपर्क करें बाकी सब सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसा कोचिंग वगैरह व्यू में देखना चाहते हो इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। बाकी यहाँ पे देखो मोस्ट इफेक्टेड एसिटी कौन सी है, बाइलेटरल एसिटी है। और साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका है, बाइलेटरल के। ठीक है, मैक्सिमम यूज़, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली एसिटी कौन सी, यूनिलेटरल। क्यों बताऊँ भाई, ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, नॉन डोमिनेंट साइड अगर इफेक्ट हुआ तो हो जाएगा। और यूनिलेटरल किसने दी थी, सोने की
गोल्डी ने गोल्ड मेयर। अब ये मत कहना मेयर की स्पेलिंग ये नहीं होती, याद रखने के लिए सोने की गोल्डी, गोल्ड मेयर। मोस्ट कॉमन एसिटी यूज इन मॉडर्न एरा, मोस्ट कॉमन कौन सी यूज़ करते हैं? इनडायरेक्ट। यूनिलेटरल एसिटी, इनडायरेक्ट मतलब जिसमें हम मसल रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं साहब। यूनिलेटरल मतलब जिसमें एक साइड इफेक्ट होता है। एसिटी मतलब एसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैरामीटर्स। क्या क्या पैरामीटर्स हैं एसिटी को चलाते टाइम? तो वोल्टेज आपको ध्यान रखना 70 से 110 वोल्ट, करंट 1200 से 1600 एम्पियर, ड्यूरेशन 0.6 से 1.2 सेकेंड, सीजर आना चाहिए 3 से 30 से 90 सेकेंड के लिए सीजर आना चाहिए। अब मुझे बताओ, अब मुझे ये बताओ भाई कि साहब जब आप कह रहे हो कि एसिटी देने से पहले मसल रिलैक्स करनी है, तो सर जब मसल रिलैक्स करेंगे तो सीजर आएंगे, आप कह रहे हो सीजर आएंगे 30 से 90 सेकेंड, वो हमें कैसे पता चलेंगे? बात सही है कि नहीं है? अब देखो यार, ये जैसे कोई पेशेंट सो रहा है, ठीक है, पैर वगैरह बना देता हूँ इसके, लो ये पैर बना दिए कर दिए, चलो ये मान लो सर ये वो पेशेंट सो रहा है, ठीक है, ये इसका बेड है, पैर है दोनों। अब आपको जैसे ECT दी तो इसमें पूरा मसल रिलैक्सेशन लगा हुआ है, तो सीजर का कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है कि जो पेशेंट का ये हैंड है, ये पेशेंट का हैंड है, आपको जैसे ही आप उसको मसल रिलैक्सेंट दो, उससे पहले यार चित्रकला थोड़ी, ये हैंड है, चलो ठीक है पेशेंट का। तो अब इस हैंड पे आपको क्या करना है कि पहले BP कफ डायलेट करके रख देना है, यहाँ पे डायलेट कर दिया, फिर आपको देनी है सेडेशन, इस हाथ में दे दो सेडेशन, ये पूरी बॉडी में चले जाएगी, पूरी बॉडी सेडेट हो जाएगी। ये हाथ का जो डायलेट रहेगा तो मतलब है तो ये सेडेट ही, इस पर कोई क्या नहीं जाएगी, वो ड्रग नहीं जाएगी जो आपने सक्सिलाइन कोलिन दी वो। फिर क्या होगा, जैसे ही सीजर आएगा ये हाथ व्यक्ति पटकेगा जोर जोर से, इस हाथ के मूवमेंट से आपको पता चलेगा इसमें सीजर आ रहा है, ठीक है भाई। इफ सीजर टाइम बिकम ग्रेटर देन 180 सेकेंड, यानी सीजर 180 से भी ज़्यादा टाइम के लिए आते हैं, तो आपको क्या देनी है? इमीडिएट गिव, आपको क्या देनी है? बेंजोडाइजापिन देनी है। क्या देनी है? बेंजोडाइजापिन देनी, वरना हाइपोक्सिक इंजरी हो जाएगी। अगर सीजर 180 सेकंड से भी ज़्यादा आते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बेंजोडाइजापिन देनी है। और कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब सीजर कौन से टाइप के आते हैं? सीजर कौन से टाइप का आता है? तो सीजर आते हैं जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर, होल बॉडी में जर्किंग मूवमेंट और स्पाज्म होता है। चलो मैं आपको समझूँ जनरलाइज क्लोनिक टॉनिक सीजर क्या होता है। देखो जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर में आपको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, सिंपल सा, छोड़ो ये छोड़ो। जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर समझ लो। जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर क्या होते हैं साहब? इस सिटी के अंदर जो आते हैं उसमें आपका पहले टॉनिक फेज चलता है, फिर क्लोनिक फेज चलता है। तो टॉनिक फेज में अंदर क्या होगा कि एक व्यक्ति की मसल एकदम पूरी अकड़ जाएगी, व्यक्ति एकदम सीधा खड़ा हो जाएगा, उसकी जो मुट्ठियाँ हैं वो मुट्ठी वो भींच लेगा, पूरा शरीर एकदम अकड़ जाएगा। उसके बाद में जो कमर है उसकी, वो उसकी पीछे की तरह चला जाएगी। आप तारक मेहता आपने देखा बागा, उस बागा की तरह कमर उसमें क्या हो जाएगी? पीछे हो जाएगी। उसके बाद में उसमें ओरा फेज प्रेजेंट होगा। कौन सा फेज? ओरा फेज। उस व्यक्ति को पहले ही पता चल जाएगा मुझे अब सीजर आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में उसके जो दांत हैं, जो हम क्या कहते हैं उसको, जो लोग, उसके जो लोग हो जाएंगे और उसको ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होगा। व्यक्ति को ऐसा लगेगा मुझे कुछ बदबू आ रही है, आता कुछ नहीं है, या तो कोई कहेगा मुझे सुगंध आ रही है, कहेगा बदबू आ रही है। तो ऐसी कंडीशन आप समझते हैं, आप समझ जाना क्या होने वाला है, अब सीजर आने वाला है। सेकेंड कंडीशन में क्या होगी साहब? टॉनिक, तो हो गया टॉनिक फेज, फिर होगा क्लोनिक फेज। क्लोनिक फेज में अंदर क्या होगा कि उसके माउथ से झाग निकलेंगे, ठीक है। व्यक्ति को एकदम से सीजर आएंगे, व्यक्ति नीचे भी पड़ सकता है, इसलिए आपको प्रायोरिटी क्या ध्यान रखनी है? उसको हार्ड सरफेस फ्रेम पे आपको पहले से बैठा करके रखना है, ठीक है। ये कंडीशन हो सकती है, और व्यक्ति जो है बेहोश भी हो सकता है। एक और चीज़ ध्यान रखनी, सीजर आने के बाद में अगर व्यक्ति बेहोश हो भी जाता है तो आपको हाथों हाथ, यानी पानी लाओ पानी लाओ, अपने की आदत होती है यहाँ पे, जैसे ही कुछ व्यक्ति को घटना घटित होती है किसी को, हम हाथों हाथ पानी लाओ, ये नहीं करना है। व्यक्ति को अगर सीजर आए हैं तो व्यक्ति अगर नीचे भी गिर गया है कोई नहीं, उसको रिलैक्स होने दो, रिलैक्स होने के बाद आधे घंटे बाद में 20 मिनट बाद में आप पानी पी लो। क्यों ऐसा? क्योंकि वजह से व्यक्ति को सीजर आते हैं, व्यक्ति का पूरा बॉडी में जर्किंग मूवमेंट होता है, जर्किंग मूवमेंट के बाद व्यक्ति नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो एक तो ध्यान रखना, जो लोग होते टाइम पे आपको कुछ कॉटन वगैरह या फिर आपको उसके मुंह में थोड़ा डाल देना, ताकि उसका जो लोग हो तो उसकी जीभ वगैरह नहीं आए नीचे। और दूसरा, हाथों हाथ सीजर के बाद जब बेहोश हो तो पानी आपको नहीं पिलाना है,
क्यों नहीं पिलाना? क्योंकि साहब अगर पानी पिला तो उसका एपिग्लोटिस है वो ओपन है, तो वो पानी सीधा के सीधा एपिग्लोटिस के थ्रू आपका चला जाएगा लंग्स में, और इससे निमोनिया होने का खतरा है और लंग्स में इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है, व्यक्ति की जान भी जा सकती है, इसलिए आपको ऐसा कदम नहीं उठाना। ठीक है, समझ गए जनरलाइज टोनी क्लोनिक सीजर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ओनली जर्किंग सीजर कम्स कोल्ड मायोक्लोनिक। अगर खाली जर्किंग सीजर आता है उसे कहते हैं मायोक्लोनिक, और अगर जर्किंग के साथ साथ हो जो आपके मसल स्पाज्म भी हो उसे कहते हैं जनरलाइज टोनी क्लोनिक। तो एक मरीज को लाइफ टाइम में कितनी बार ईसीटी दे सकते हैं? तो 6 से 25 बार ईसीटी दे सकते हैं। कितने को? एक मरीज को लाइफ में 6 से 25 बार ईसीटी, 625 नहीं हो, 6 से 25 बार ईसीटी दे सकते हैं, यानी एक सप्ताह में अगर आप चाहते हो तो 3 बार ईसीटी दे सकते हो। नेक्स्ट जो इंडिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ईसीटी इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होती है कि भाई मोस्ट कॉमन देखिए डिप्रेशन में, डिप्रेशन वाले पेशेंट में जो है न्यूरोट्रांसमीटर लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो डिप्रेशन में अब एक और चीज़ सुन लो, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ सुन लो कि डिप्रेशन में अगर कोई सीवियर डिप्रेशन वाला पेशेंट है, सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी, जो मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, डिप्रेशन विद सुसाइडल थॉट, अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है और वो मरने की इच्छा रखता है, वो मरना चाहता है, उस टाइम पे क्या आप उसे एंटी डिप्रेसेंट देंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं साहब, उस टाइम पे हम उस व्यक्ति को एंटी डिप्रेसेंट नहीं देंगे, क्योंकि सुसाइडल थॉट वाले पेशेंट एकदम, आपने सुना होगा, स्टूपर हो जाता है। स्टूपर मतलब वो अपनी जगह पे बैठ जाता है। हाँ, उसको मरने के ख्याल जरूर आते हैं, पर व्यक्ति इतना अयोग्य हो जाता है कि व्यक्ति ना तो उठ पाता है, ना कुछ बोल पाता है, ना कुछ खाना खाता है। तो खाना नहीं खाएगा तो वैसे ही लेथार्जी होगा, और लंबे समय तक खाना नहीं खाएगा तो उसमें पूरी वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस होगा, पूरा लेथार्जी होगा। उसको लगता है कि मैं पंखे पे लटक जाऊँ, सोचने दो, सोचने में क्या फ़र्क पड़ता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती, उसमें एनर्जी नहीं होती इतनी, क्योंकि वो भूखा है, इतने दिन से भूखा है। फिर डिप्रेशन का पेशेंट है, उसकी हार्ट रेट एकदम, हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, डोपामिन का लेवल एकदम डिक्रीज हो रखा है। तो डोपामिन का जब तक लेवल इंक्रीज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं काम कर सकता, वो सोच रहा, सोचने दो। इसलिए हमेशा, क्योंकि डोपामिन का देखो काम क्या होता है, डी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, ओ फॉर ऑब्सेशन, पी फॉर प्लेजर। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ही नहीं होगा, भले काम सोच जरूर रहा पर उससे काम होगा नहीं, तो वो खाली सोचता ही रहेगा। अगर आपने एंटी डिप्रेसेंट दी तो उसकी बॉडी में हलचल होगी, और हलचल होगी उतनी एंटी डिप्रेसेंट काम करेगी, उसके मूड को थोड़ा ठीक करने का काम करेगी। ज़्यादा ठीक तो नहीं कर पाएगा, पर हाँ अब उसमें एनर्जी आ गई और वो लटक सकता है। इसीलिए डिप्रेशन विद सुसाइडल थॉट में एंटी डिप्रेसेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। आपको क्या देनी है? ईसीटी देनी है। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में आपको ईसीटी देनी है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है इसमें। तो इंटॉलरेंस ऑफ ड्रग में आपको ईसीटी, इंटॉलरेंस ऑफ ड्रग मतलब आपके एंटीसाइकोटिक काम नहीं करी, इसलिए आपको ईसीटी देनी है। डिप्रेशन विद स्टूपर, अरे ईसीटी में कर क्या रहे हो, सीधे तो दिला रहे हो आप। और अगर डिप्रेशन विद स्टूपर, स्टूपर मैंने वही बताया आपको, जो एकदम पूरा उदास उदास बैठा है। अब बताओ यार, डिप्रेशन वाला व्यक्ति सोचेगा मैं रेलवे ट्रैक के नीचे आके मर जाऊँ, पर उसमें इतना नहीं है, डोपामिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, सीवियर डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो गया, तो वो भले सोच ही रहा है पर उससे कुछ होगा नहीं। पर अगर एंटी डिप्रेसेंट दे दिया आपने तो बेटा वो गड़बड़ कर सकता है वो। क्या भाई बात समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा टॉपिक में? नेक्स्ट आ जाओ। इतने मेन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है, मेन भी है। चाहे कॉम्पिटिशन की तैयारी करो या फिर ईसीटी आप किसी के सामने पढ़ो, मैं तो कहता हूँ यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आप क्लास में भी पढ़ाओगे तो आपका ये वो होगा कि वास्तव में बच्चों को कुछ कुछ आता है। टोरे नहीं मारने, एक होता है तुक्के मारने वाला, मोस्ट कॉमन में पता नहीं क्या बताता है, लिस्ट कॉमन में पता नहीं क्या बताता है, वो नहीं चलता यार। यहाँ पे हमेशा एकदम एग्जैक्ट आंसर दीजिए, जो आंसर होता है। हाँ दे भी सकते हैं, हाँ इस पर नहीं दे सकते, ये बातें नहीं करनी है, ठीक है भाई। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो आप शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा खुद का लाइव आने का मूड है, पर अभी तक जो क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, तो आप अपने ग्रुप्स के अंदर सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके थोड़ा जल्दी से थोड़ा क्राइटेरिया पूरा कराएं, ताकि फिर हम लाइव आके आराम से पढ़ें, है ना। नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में है? एक तो सब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब पूरा ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। किस में? SBIA, सिबा। पहले 2 ट्रिक मैंने बनाई है। S मतलब स्ट्रोक, B मतलब ब्रेन ट्यूमर, I मतलब इंक्रीज ICP, A मतलब एन्यूरिज्म। इसमें तो पूरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको नहीं देनी, मतलब नहीं देनी। नेक्स्ट है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब हाँ डिले बढ़ती है,
जैसे कोरोना में नहीं होता, एक तो पूरा घर से बाहर ही नहीं निकलना, एक होता है हाँ थोड़ी राहत दी है। तो रिलेटिव में होती प्रेगनेंसी, रिसेंट एमआई, ग्लूकोमा, पेसमेकर, मेटाबॉलिक इम्प्लांटेशन। तो इनके अंदर पीजीएमआर के अंदर आप क्या कर सकते हो, दे भी सकते हो। अब बताओ अगर मैं कारण स्पष्ट करूँ, इंक्रीज आईसीपी में क्या होगा भाई, आईसीपी किससे बना होता भाई, आईसीपी बना होता अपने ब्लड से, है ना, और अपने न्यूरॉन से और सीएसएफ से। तो इन सब का लेवल अगर इंक्रीज है तो आपकी आईसीपी इंक्रीज हो रहा है। जब आईसीपी इंक्रीज होता है तो आप न्यूरॉन मतलब सॉरी एक तो न्यूरॉन से, दूसरा ब्लड से, और तीसरा सीएसएफ से, ये अपना आईसीपी बना होता है। ठीक है, तो जैसे आपने न्यूरॉन में हलचल करा दी भाई, सीजर दोगे आप तो सीजर न्यूरॉन की एक्टिविटी को तो हलचल करेंगे, सोडियम पोटेशियम उसी में तो गड़बड़ा ही देंगे, है ना। तो इसमें आपका पूरा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और रिलेटिव में आप थोड़ी बहुत छूट दे सकते हो। नेक्स्ट देखो सीधा साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट होता है अमनेशिया। अमनेशिया क्या होता है भाई, है मैंने मेमोरी वाला वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसमें जाके मेमोरी और मेमोरी डिसऑर्डर पढ़ें, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, देखें आप इनको। अमनेशिया मतलब होता है साहब मेमोरी फॉरगेटनेस, है बीती बातें याद आती है, वो है ना गाना, उसमें अमनेशिया। अच्छा देखो, अमनेशिया में दो होते हैं, एंट्रोग्रेड और रिट्रोग्रेड। एंट्रोग्रेड क्या होता है, रिट्रोग्रेड क्या होता है। एंट्रोग्रेड मतलब होता है आपकी रिसेंट मेमोरी फॉरगेटनेस, और रिट्रोग्रेड होता है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉरगेटनेस। अगर आपकी STM शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉरगेट हुई है दैट इज एंट्रोग्रेड, और अगर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉरगेट हुई है वो रिट्रोग्रेड। कहते हैं राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो तुम नीर कहाँ तक जाएगा, खींच तीर और साथ निशाना अपनी मंजिल का, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, जोश के साथ पढ़ो और ECT के सारे नोट्स बना लो, ठीक है, और मान के चलो 16 नंबर आज आपने यहाँ से कवर कर लिए। और ये नहीं बाकी सारे टॉपिक को हम इसी तरह से कवर करेंगे, पर ज़रूरत है थोड़ी सी एनर्जी की, आप में भी थोड़ी सी एनर्जी की और मुझ में भी थोड़ी सी एनर्जी की। तो रिकवरी टाइम इसमें देखो 1 से 6 महीने में वापस उसकी याददाश्त आ सकती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 6 महीने में याददाश्त आएगी, चली गई तो चली गई, कुछ नहीं टेंशन लेने की बात नहीं है। फ्रैक्चर हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया, फ्रैक्चर में जो फ्रैक्चर हो सकता है, टीथ है जो डिसलोकलाइज हो सकते हैं, डिसओरिएंटेड व्यक्ति हो सकता है। नर्सिंग केयर के अंदर बात करें तो आपको प्री प्रोसीजरल केयर आपको जो देनी है वो देनी है आपको, मतलब जो इनको समझ चलो ये समझ लो, कीप NPO, आपको NPO रखना है, ठीक है, मतलब नील बाई माउथ, हेयर वॉश करने, क्योंकि आपकी तेल होता है हेयर में, और तेल से आपके इलेक्ट्रिकल करंट लगने के, शॉक लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। नेल पॉलिश आपको साफ करनी है क्योंकि उसमें आपको साइनोसिस असेस करना है, ठीक है। डेंटल फ्रैक्चर अगर आपको, हाँ डेंटल रिमूवल, अगर आपके जो 32 बढ़ाई हुई है, और अगर आप जवान बनना चाहते हो तो आपने जो 32 लगवाई है, 32 में तो समझते हो 32 दांतों का समूह, 32 बोवेल एंड ब्लैडर एम्प्टी करना है। बिफोर 30 मिनट आपको इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट देना है। उसके बाद में आपको क्या देना, और इसमें 2-3 चीज़ें और आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको और फिर क्या देना, सक्सिनाइल कोलिन देना आपको पूरी बॉडी को सुन करने के लिए। आपको एनिमा देना है, मतलब एनिमा तो आपको सुबह जल्दी दे देना, ठीक है, एनिमा देना है। रात को आप सोते टाइम लग्जेटिव भी दे सकते हो, ठीक है। उसके हाथ से ज्वेलरी आपको हटानी है, अंगूठी वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, उसकी जो लिपस्टिक लगी हुई है वो लिपस्टिक भी आपको हटानी, क्योंकि अगर उसमें साइनोसिस वगैरह हुआ तो आपको इजीली पता चलेगा, वरना नीले होठ तेरे फिर गड़बड़ हो जाएगी मामला। नेल पॉलिश भी आपको हटानी है। उसके बाद में जो आपको ज्वेलरी है वो आपको उस पे उनके जो रिलेटिव है उनको आपको देख के साइन वगैरह भी करवाना है, क्योंकि आजकल टाइम बड़ा ख़राब चल रहा है, ठीक है। तो और क्या करोगे आप बताओ। हाँ, उसके बाद में लास्ट में देखो, अब ECT आपने दे दी, ECT का झटका दे दिया। अगर मान लो ECT मैंने बताया 30 सेकंड नॉर्मल सीजर आना चाहिए, 180 से भी ज़्यादा सीजर आ गया तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भाई, डाइजापिन बेंजोडाइजापिन का आपको इंजेक्शन देना है। ECT के बाद में आपको पोजीशन कैसे देनी है, लेटरल पोजीशन देनी है पेशेंट को। क्यों देनी है, ताकि उसके मुंह से जो मैंने पहले बताया था फ्रोथ आएंगे, जो सीक्रेशन आएंगे, वो सीक्रेशन क्या हो इजीली नीचे चले जाए, उसके लंग्स में नहीं जाए, साइनोसिस का खतरा नहीं हो, ठीक है भाई। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए अगला वीडियो किस पे आना चाहिए, कितने देर में आना चाहिए, और आप अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शेयर करें ताकि फिर मैं लाइव आ जाऊँ तो ईजिली क्या है ना,
जब चाहे क्लास स्टार्ट कर सके। सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम एमएसएन की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके बताना एसीटी की क्लास कैसी लगी, बिकॉज आपके कमेंट ही हमारे हौसले को बुलंद करते हैं। कहते बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत सदा खतरे में रहती है। इसलिए आप ज़्यादा प्राउड फील ना करें, ज़्यादा आप अभिमानी न बने, शेयर करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।